सनोबर खान ने वहां आने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया था जब मजबूरी से जागने वालों के अलावा किसी की आंख खुली न रहती, मगर कारी गुलाम मोहम्मद की एहतियात काम आ गई थी। रात 2:30-3 बजे का वक्त होगा जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक स्नाइपर यूं भी एक आंख खुली रखकर सोने का आदी होता है। मैं फौरन उठ बैठा। दरवाजा खोलने पर मुझे अब्दुल रहीम नामी आदमी दिखाई दिया जो हमारे लिए खाना लाया करता था। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर घुसा और दरवाजा अंदर से कुंडी कर दिया। भाईजान, सनोबर खान के आदमियों ने बैठक को चारों तरफ से घेर लिया है और वो कारी साहब से ताउन की अपील कर रहा है। उसके बकौल उसे पक्की इतला मिली है कि आप दोनों यहीं छुपे हैं। मैंने कहा, मगर कारी साहब ने तो कहा था कि वो मुखाबरे पर इत्तला देंगे। वो बोला, कारी साहब ने आपको मुखाबरे पर पुकारा था, लेकिन आपकी तरफ से जवाब न पाकर उन्होंने फिलफौर मुझे भेज दिया। अब आप बातों में वक्त जाया न करें और निकलें। पलवशा भी जाग गई थी और अब्दुल रहीम की बातें उसके कानों तक पहुंच गई थी। वो जल्दी से चेहरे पर चादर लपेटकर पाँव में बूट डालने लगी। मैंने भी 1 मिनट में अपने बूट डाले और बैरेट का थैला उठाकर खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ गया। पलवशा मेरे पीछे थी। टॉर्च की रोशनी में मैं आगे बढ़ता गया। यकीनन अब्दुल रहीम वहीं लेटकर सनोबर खान के आदमियों को ये तासुर देना चाहता था कि वहाँ वो लेटा था, वरना कमरे की हालत ये जाहिर करती थी कि थोड़ी देर पहले वहाँ कोई मौजूद था। अलबत्ता अब्दुल रहीम की मौजूदगी में कोई शक का इजहार नहीं कर सकता था। हम करीबन चौथे मकान को अबूर करने वाले थे जब मुखाबरे पर कारी गुलाम मोहम्मद की आवाज उभरी, जवान मुझे सुन रहे हो? मैंने कहा, जी कहें। मैंने भी नाम लिए बगैर उसे जवाब दिया। वो बोले, बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक गद्दार दुश्मन था, उस रास्ते की खबर पहुंचा चुका है। यकीनन वहां उसके आदमी तुम्हारी ताक में मौजूद होंगे। मुझे एकदम रुकना पड़ गया, तो क्या करूं? वापस आना मुनासिब रहेगा या यहीं कहीं छुपा रहूं? वो बोले, उसकी बजाय किसी दूसरे घर से निकलने की कोशिश करो और ख्याल रहे उसके आदमी हर तरफ फैल गए हैं। और कारी साहब की आवाज एकदम गायब हो गई। मुझे शक हुआ कि किसी की आमद पर उन्हें खामोश होना पड़ा। पलवशा भी उनकी तमाम बातें सुन रही थी। अब क्या करें? ऐसी सूरत हाल में भी उसके चेहरे पर कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। वो वैसी ही बहादुर और दलेर थी। उसकी बेखौफी देखकर मुझे बहुत हौसला मिला। एक लम्हा सोचकर मैं मशरकी दीवार का जायजा लेने लगा। ऐसे हालात में कारी साहब का मशवरा सबसे बेहतर था। जल्द ही मुझे एक दरवाजा नजर आया। 2 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा एक ही किवाड़ था जो हमारी जानिब ही खुल सकता था। पट के खोलते ही सामने से एक प्लास्टिक की शीट लगी नजर आई। प्लास्टिक की वो शीट हटाते हुए मैंने उस चौकोर सुराख से अंदर झांका। कमरे में साथ साथ मिली हुई 2 चारपाइयों पर 2 आदमी मौजूद थे। यकीनन वो मियाँ बीवी ही होंगे। प्लास्टिक हटाने पर हैंगर से लटके कपड़े नीचे गिर गए थे। गो उससे इतनी ज्यादा आवाज नहीं उभरी थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ सोए मियाँ बीवी जाग गए थे। हमें देखकर वो इतने हैरान हुए थे कि औरत को चेहरा छुपाना भी भूल गया था। कमरे में जलती हुई इमरजेंसी लाइट की रोशनी ने हमारी देखभाल को आसान कर दिया। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा करते हुए दबे लहजे में कहा, हम दुश्मन नहीं हैं। उस मर्द ने हकलाते हुए लहजे में कुछ कहना चाहा, मगर आप? मैंने कहा, बातचीत नहीं, खामोशी से लेट जाओ। दुश्मन हमारे पीछे है और तफसील बताने का वक्त नहीं है। कता कलामी करते हुए उसे मैंने खामोशी की ताकीद की और पलवशा को साथ लेकर कमरे से बाहर का रुख किया। सहन में अच्छा खासा अंधेरा फैला हुआ था। कमरे का दरवाजा बाहर से कुंडी करके हम दोनों दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आई कॉम की धीमी आवाज पहुंची। किसी को चौकन्ना रहने की हिदायत की जा रही थी। यकीनन हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके थे। सनोबर खान ने हमारी ताक में न सिर्फ उस नाले में अपने आदमी बिठाए हुए थे, बल्कि एक कतार में मौजूद इन घरों के चारों जानिब भी उसके आदमी फैले हुए थे। हम दोनों के भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या करें? पलवशा के करीब होकर मैंने मशवरा चाहने के अंदाज में पूछा। यकीनन हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी थी। वो बोली, मेरा ख्याल है अकबी जानिब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस जानिब ढलवान चढ़ते ही हम उनका मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। उस बहादुर लड़की के लहजे में हालात की गंभीरता का जरा भी असर मौजूद नहीं था। मैंने कहा, वहां रुककर इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना कि जब कुमक मिलने की उम्मीद भी ना हो, एक हिमाकत ही है। बाकी फरार के लिए नशेब का रास्ता इसलिए भी बेहतर रहता है कि भागने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। वो मेरा मतलब समझते हुए बोली, मतलब आप सामने से भागने का सोचे हुए हैं? मैंने पूछा, क्या ख्याल है? उसने बेखौफ अंदाज में कहा, चलो, और बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने अपनी पुश्त पर लदा बैरेट का थैला उतार कर नीचे रखा और जंजीर खोलकर नाइट विजन गॉगल ढूंढने लगा। वो शबदीद ऐनक अमेरिकन स्नाइपर से मेरे हाथ लगी थी, जो बाद में बैरेट के थैले के साथ सनोबर खान के हत्थे चढ़ गई थी और गुज़श्ता दिन बैरेट M107 के सामान के साथ मेरे हाथ आ गई थी। शबदीद ऐनक ढूंढकर मैंने ऑन करके तस्मों के जरिए आंखों पर बांध ली। उसे पहनते ही अंधेरे में हर चीज सब्ज नजर आती है और चांद की 14वीं शब से वाज़े नजारा दिखता है। उसमें छोटी बैटरियां पड़ी होती हैं। ऑन करते ही मुझे महसूस हो गया था कि बैटरियां अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थी। नाइट विजन आंखों पर बांधते ही मैंने पलवशा को कहा, मैं दीवार के ऊपर से झांक कर देखता हूँ
कितने आदमी बाहर मौजूद हैं और कोशिश करता हूँ कि उन्हें ऊपर ही से जहन्नम वासिल कर दूं। तुम दरवाजे पर तैयार हालत में रहना और मेरा इशारा पाकर बाहर निकलने के लिए तैयार रहना और ग्लॉक के साथ फायर करना ताकि साइलेंसर की वजह से गोली चलने की आवाज ना आए। ये कहते ही मैंने अपना ग्लॉक निकालकर हाथ में थाम लिया था। वो आहिस्ता से बोली ठीक है, और उसके साथ ही उसने क्लैशनकोफ कंधे से लटकाकर ग्लॉक पकड़ लिया। सामने की दीवार में बने हुए मोर्चे पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी मौजूद थी। मैं उसी सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ा और 14-15 फुट दीवार से नीचे झांकने लगा। दोनों मकानों के दरवाजे के दरमियान वो एक डबल केबिन लिए मौजूद थे। डबल केबिन की बॉडी में 2 आदमी बैठे हुए थे, जबकि एक आदमी दोनों मकानों के सामने इस अंदाज में खड़ा था कि किसी भी शख्स के अंदर से निकलने पर उसकी नजर में आ जाता। चारों क्लैशनकोफ से मुसल्ला थे। उन 4 के अलावा गाड़ी के केबिन में भी 1 से ज्यादा आदमी मौजूद थे। दरवाजों पर निगरान खड़े दोनों आदमी चूंकि गाड़ी से थोड़े फासले पर खड़े थे, इसलिए मैंने पहले उन्हीं को निशाना बनाने का फैसला किया। गाड़ी की बत्तियां ऑफ थीं, जबकि गली में भी रोशनी का ऐसा इंतजाम मौजूद नहीं था कि वो खाली आंख से वाज़े नजर आते। ग्लॉक सीधा करके मैं उस आदमी के सर का निशाना साधने लगा जो उस मकान के सामने खड़ा था जिसमें मैं और पलवशा छुपे हुए थे। पिस्तौल और राइफल के फायर में बुनियादी फर्क ये होता है कि पिस्तौल से निशाना साधते वक्त राइफल की तरह उसकी रेयर साइड से आंख नहीं लगानी पड़ती, बल्कि 1 या दोनों हाथों में पिस्तौल को सीधा थाम कर अंदाजे से निशाना लेना पड़ता है। ठक की हल्की सी आवाज अगर उनके कानों में पड़ी भी थी तो वो तवज्जो नहीं दे पाए थे, लेकिन उनके साथी के गोली खाकर गिरने के धमाके की आवाज गाड़ी की बॉडी में बैठने वाले उसके साथियों तक जरूर पहुंच गई थी। ओए बहराम खान, खड़े खड़े नींद तो नहीं आ गई? डबल केबिन की बॉडी में बैठे हुए एक आदमी ने मजाहिया अंदाज में पूछा, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उनके मजाक से महसूस होता। मैंने फौरन ग्लॉक की बैरल दूसरे मकान के सामने खड़े हुए आदमी की जानिब मोड़ दी और अगले ठक के साथ वो भी नीचे गिर गया। कोई गड़बड़ है। बॉडी में बैठे हुए दोनों आदमी हड़बड़ा कर उठे, मगर उनके उतरने से पहले मैं 2 मरतबा ट्रिगर दबा चुका था। 20-25 गज से मेरा निशाना चूकने का इम्कान नहीं था। एक आदमी जो उतरने के करीब था वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा था। उनके गिरने पर भी गाड़ी में से कोई नहीं निकला, जिसका मतलब यही था कि या तो गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं या वो गाड़ी के शीशे बंद करके मौसीकी से महजूज हो रहे हैं। यूं भी अच्छी खासी सर्दी थी और फिर रात के वक्त तो यूं भी सर्दी में ज्यादा इजाफा हो जाता था। एक बार मेरा जी चाहा कि पलवशा को आवाज देकर बाहर निकलने का कहूं, मगर फिर उसे खतरे में झोंकने पर मेरा दिल आमादा न हुआ। खुद मैं नीचे उतरकर दरवाजे से बाहर जाता तो ज्यादा वक्त जाया हो जाता। जल्दी से एक फैसला करते हुए मैं फौरन बाहर की जानिब दीवार से नीचे लटक कर कूद गया। नीचे लटकने के बावजूद मेरे पांव जमीन से 6-7 फुट बुलंद थे, इसलिए अच्छी खासी आवाज आई थी, लेकिन किसी किस्म की हरकत न होते देखकर मैंने करीब होकर देखा। स्टीयरिंग व्हील पर एक आदमी सर टेके सोया हुआ था। उसके अलावा गाड़ी का केबिन खाली था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और उसे गिरबान से पकड़कर बाहर खींचा। क्या कौन? वो हड़बड़ाते हुए हकलाया, मगर उस वक्त तक मैं ग्लॉक की एक और गोली जाया कर चुका था। उसके तड़पने का नजारा किए बगैर मैं भागकर उस दरवाजे के करीब पहुंचा जहां पलवशा मेरी मुंतजिर थी। आ जाओ, उसे आवाज देकर मैं गाड़ी की तरफ पलटा। गाड़ी की बॉडी में पड़ी लाशें नीचे फेंककर मैंने नीचे गिरा आईकॉम उठा लिया। उस वक्त तक पलवशा बैरेट के थैले को पुश्त पर लादे वहां पहुंच चुकी थी। उसने करीब आते हुए बेसब्री से पूछा क्या रहा, और इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, आईकॉम से एक खुरदरी आवाज उभरने लगी। कोई तमाम पार्टियों को चौकन्ना रहने की ताकीद करते हुए बता रहा था कि शिकार फंदे की तरफ बढ़ रहा है और मुमकिन है कि वो नाले की तरफ जाने की बजाय किसी घर से निकलने की कोशिश करे। बताने वाले तक शायद हमारे अब्दुल रशीद की बैठक से निकलने की खबर अभी पहुंची थी। गो उसने अपने साथियों को निहायत मुफीद मशवरा देते हुए खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी, मगर बेचारा जरा लेट हो गया था और उसका खैरखाही से भरा मशवरा उसके साथियों के काम ना सका। मैंने पलवशा की बात का जवाब दिए बगैर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। बैरेट का थैला अकबी नशिस्त पर फेंकते हुए उसने मुझे दूसरी नशिस्त की तरफ धकेलते हुए कहा, गाड़ी मुझे चलाने दो। आपका निशाना मुझसे कई गुना बेहतर है और मैं आपसे ज्यादा रास्तों से वाकिफ हूँ। मैं बहस किए बगैर दूसरी नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। पलवशा ने कंधे से लटकी हुई क्लैशनकोफ मेरी गोद में फेंकी और साथ ही गाड़ी के करीब गिरी हुई लाशों की गन्ने और उनके बेंडोरियल से फालतू मैगजीनें भी निकाल कर बैरेट के पास फेंक दी। ऐसे हालात में उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता था। यकीनन हथियारों और एमुनिशन की हमें सख्त जरूरत थी। वो अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, जबकि मैं नाइट विजन आंखों से हटाने लगा क्योंकि अब उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने मशरकी जानिब मौजूद एक मकान के दाएं तरफ बने रास्ते पर गाड़ी बढ़ा दी। आईकॉम सेट से किसी की आवाज आई, दिलबर खान कहाँ चल दिए? यकीनन ये आखिरी मकान के सामने खड़ी हुई पार्टी का कमांडर पूछ रहा था। मैंने उसे जवाब देने की तकलीफ गवारा नहीं की थी। दिलबर खान जवाब क्यों नहीं दे रहे? दिलबर खान
वो मुसलसल उस साथी को पुकारने लगा जो हर किस्म के सवाल जवाब से बहुत दूर जा चुका था। एक नई आवाज ने पूछा, दिलबर खान जवाब क्यों नहीं दे रहे? और इस मर्तबा भी दिलबर खान की कोई आवाज न उभरते देखकर उसी आवाज की तरफ से पूछा गया, तोरखम जान, उसका रुख किस तरफ है? आवाज आई, कमांडर, उसकी गाड़ी मशरकी जानिब नशेब में उतर रही है। कमांडर की चीखती हुई आवाज उभरी, उसका पीछा करो तोरखम जान। और फिर वो किसी दूसरे को पुकारने लगा, वजीर खान, दिलबर खान की गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तुम अपने साथियों के साथ सड़क पर होकर उसे रोको। वजीर जान का अस्बाती जवाब उभरा, जी कमांडर। एक आवाज आई, कमांडर, उस गाड़ी में दिलबर खान नहीं है, उसकी और उसके साथियों की लाशें जहां बिखरी पड़ी हैं। यकीनन तोरखम को हमारा पीछा करने के लिए उस मकान के करीब से गुजरना पड़ा था जहां दिलबर खान और उसके साथियों की लाशें मौजूद थीं। कमांडर की आवाज में गैज़ो गज़ब भरा हुआ था, जाने ना पाए। हम दोनों खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। थोड़ा सा नीचे आकर पलवशा ने गाड़ी का रुख अंगूर अड्डे की बजाय मुखालिफ समत में मोड़ दिया। तोरखम की आवाज आई, वो डमरियानी की तरफ मुड़ गए हैं। कमांडर ने कहा, तुम ताक़ुब में रहो, हम भी आ रहे हैं। मुझे बाएं जानिब दो गाड़ियों की रोशनी नजर आ रही थी जो नशेब में उतर रही थी। मैंने कहा, पलवशे रफ्तार बढ़ाओ। बाएं जानिब आने वाली रोशनी को देखते हुए मैंने पलवशे को हिदायत की और उसके साथ ही मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स पर निशाना साध दिया। चलती गाड़ी से मुतहर्रक हदफ को निशाना बनाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि चलती गाड़ी में इंसान के जिस्म को मुसलसल हरकत रहती है। गो तरबियत के दौरान हमने चलती गाड़ी से भी हदफ को निशाना बनाने की मशक की थी, लेकिन फिर भी मैं नाकाम रहा। अगली मर्तबा मैंने एक गोली फायर करने की बजाय 3-4 गोलियों का ब्रश चलाया। उसके साथ ही अगली गाड़ी की दाईं वाली लाइट बुझ गई। अचानक 2-3 क्लैशनकोफें इकट्ठी गरजने लगी। बिला शक व शुबा निशाना हमारी गाड़ी ही थी। पलवशा ने एक्सीलरेटर को मुकम्मल दबा दिया था। सीधी सड़क पर गाड़ी कमान से निकले हुए तीर की तरह उड़ी जा रही थी। पलवशा का बाएतमाद अंदाज में स्टीयरिंग व्हील पकड़ना जाहिर कर रहा था कि वो एक माहिर ड्राइवर थी। बाएं जानिब आने वाली गाड़ियों के सड़क पर पहुंचने से पहले हम आगे निकल गए थे। हमारे अकब में भी एक गाड़ी नजर आ रही थी जो यकीनन तोरखम जान की थी। तोरखम की गाड़ी से पहले ही बाएं जानिब से आने वाली दोनों गाड़ियां सड़क पर पहुंच चुकी थीं। मैंने सीट को लीवर के जरिए पीछे किया और अकबी नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। आई कॉम से उनके उठने वाली आवाजें आना बंद हो गई थी। शायद उन्होंने मुतबादिल चैनल लगा लिया था। मेरे पास फिलहाल चैनल तलाश करने का वक्त नहीं था। क्लैशनकोफ के बट से सीट के अकब में लगा हुआ शीशा तोड़कर मैंने क्लैशनकोफ की बैरल बाहर निकाल ली। मुखालिफिन की अगली गाड़ी से इक्का दुक्का फायर की आवाज आ रही थी। उस गाड़ी की एक हेडलाइट मैं नाकारा कर चुका था। मैंने गाड़ी की दूसरी हेडलाइट पर शिस्त बांधी और 2 हल्के ब्रश चला दिए। मेरी दूसरी कोशिश कामयाब रही। पलवशा ने शीशे में से गाड़ी की हेडलाइट साया होते देख ली थी। बोली, एक तो गई। मैं एतमाद से बोला, बाकी भी जाएंगी, और दूसरी गाड़ी के आगे आने का इंतजार करने लगा। पलवशा ने एक खतरनाक मोड़ काटने के लिए गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और मोड़ काटते ही रफ्तार बढ़ा दी। मैं आईकॉम के चैनल तब्दील करने लगा। जल्द ही मतलूबा चैनल मुझे मिल गया। उनकी बातें सुनकर पता चला कि कमांडर की गाड़ी की हेडलाइट्स टूटी थी और मेरा ताकुब करने के लिए वो दूसरी गाड़ी में बैठ गया था। उसके साथ वो सनोबर खान से मजीद गाड़ियां और आदमी भी मंगवा रहा था। हमने मुसलसल 2-3 मोड़ काटे। अचानक मेरे दिमाग में एक मंसूबा पैदा हुआ और उस पर अमल करने के लिए मैंने पलवशा को कहा, अगला मोड़ काट कर गाड़ी रोक दो। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि रुककर हम दोनों गाड़ियों को निशाना बना सकते हैं। वो बोली, इसके लिए 2-3 किलोमीटर बाद एक मुनासिब जगह आएगी। मेरे साथ मुत्तफिक होते हुए उसने मंसूबे में थोड़ी सी तरमीम भी कर ली। मुझे उसकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने अगले ही मोड़ पर रुकने पर इसरार न किया। जल्द ही हम मतलूबा मोड़ पर पहुंच गए। वो मोड़ इतना खतरनाक तो नहीं था, लेकिन उसके दाएं तरफ मौजूद खड़ी ढलान काफी खतरनाक थी, जहां से गिरने की सूरत में गाड़ी 50-60 फुट नाले में जा गिरती। सड़क के बाएं जानिब भी ऐसी ही ढलान मौजूद थी जिस पर गाड़ी का चढ़ना नामुमकिन था। गाड़ी मोड़कर उसने एक चट्टान के अकब में खड़ी की और सूरत से निकल आई। मैंने भी नीचे उतरने में देर नहीं लगाई थी। एक क्लैशनकोफ पलवशा की जानिब बढ़ाते हुए मैंने अपनी क्लैशनकोफ पर भी भरी हुई मैगजीन चढ़ा ली थी। उसके साथ ही मैंने नाइट विजन भी उठाकर आंखों पर बांधे, क्योंकि अगर वो गाड़ी रोककर मुकाबला करने पर उतर आते तो इस अंधेरे में उनकी नकलो हरकत देखना मुश्किल था। 8-9 फुट ऊपर चढ़कर हम दोनों ने एक पत्थर के अकब में मोर्चा संभाल लिया। अगली गाड़ी तुम्हारी है। मैंने नाइट विजन ऑन करते हुए उससे मुत्तला किया। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बॉस। जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो खतरनाक सूरत हाल को कोई अहमियत दे रही है। उस वक्त मोड़ की जानिब से रोशनी नमूदार हुई। पलवशा ने अपनी क्लैशनकोफ पहले से कॉक करके सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया हुआ था। सेफ्टी लीवर के 3 काम होते हैं। जब सेफ्टी लीवर सेफ पोजीशन पर लगाया हो तब ट्रिगर दबाने से फायर नहीं होता। जब सेफ्टी लीवर को ऑटोमेटिक पोजीशन पर लगा दिया जाए तब हर बार गोली चलाने के लिए ट्रिगर को दबाना पड़ता है, यानी वो सिंगल शॉट होती है। और जब सेफ्टी लीवर ब्रस्ट पर लगा हो तब एक ही बार ट्रिगर दबाने से हथियार से मुसलसल गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। दोनों गाड़ियों के दरमियान चंद गज का फासला था। मोड़ से हमारे मोर्चे तक 50-60 गज से ज्यादा फासला नहीं था। वो निस्बतन फैला हुआ मोड़ था।
यूं कि जब तक उनकी गाड़ी करीब न आ जाती हमारी गाड़ी पर उनकी नजर नहीं पड़ सकती थी। 50-60 गज इतना फासला नहीं था कि हम दोनों गाड़ियों के मोड़ काटने के बाद इंतजार करते। जो ही दोनों गाड़ियां मोड़ काट कर सीधा हुई, पलवशा ने ट्रिगर पर उंगली रखकर फायर खोल दिया और उसके साथ ही मेरी क्लैशनकोफ भी आग उगलने लगी। जोरदार धमाके के साथ अगली गाड़ी का दायां पहिया फटा और गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। पिछले ड्राइवर ने गाड़ी बाएं जानिब ढलान की तरफ मोड़नी चाहिए। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हुए गाड़ी पहलू के बल गिर पड़ी थी। मैंने उस पर गोलियां बरसाना जारी रखी थी। पलवशा ने भी नई मैगजीन चढ़ाकर क्लैशनकोफ कॉक की और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। अचानक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और गाड़ी ने आग पकड़ ली। यकीनन फ्यूल टैंक में गोली लग गई थी। उसके साथ ही चंद इंसानी चीखें बुलंद हुई, मगर कोई गाड़ी से दूर नहीं जा सका था। नाइट विजन में किसी को हरकत करते न देखकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। चलो, पलवशा ने एक बार फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली। थोड़ा सा आगे जाते ही उसने निस्बतन आसान ढलान देखकर गाड़ी नाले में उतार ली। उसके साथ ही वो बोली, राजू बेहतर होगा कि हम नाले में वापस अलाम खेल की तरफ जाएं, वरना अब वो पूरी कुव्वत से इस सड़क पर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है उन्होंने डमरियानी के सरदार सकलैन से भी मदद मांग ली हो और वो सड़क पर हमारा मुंतजिर हो। मैं उसके साथ मुत्तफिक हुआ। ठीक है, उसने कहा, नाइट विजन मुझे दे दो। उसने हेडलाइट्स ऑफ करके मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। नाइट विजन उसके हवाले करने की बजाय मैंने उसके सर पर बांध दिया। उसने कैबिन के अंदरूनी लाइट बुझाते हुए तारीफी लहजे में कहा, बड़ा साफ नजर आ रहा है। हम सनोबर खान की तबाहशुदा गाड़ियों की जगह से आगे बढ़े तब मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ, क्योंकि अगर उनकी कुछ और गाड़ियां वहां तक पहुंच गई होती तो एक जगह पर रुके होने की वजह से वो नाले में जाती हुई हमारी गाड़ी देख लेते। अलबत्ता सफर की हालत में उन्हें अंधेरे नाले के बीचों बीच चलती ऐसी गाड़ी नजर नहीं आ सकती थी जिसकी हेडलाइट्स बुझी हों। नाइट विजन से इतना भी वाजे नजर नहीं आता कि पलवशा गाड़ी को तेज चला सकती। यूं भी नाले में बिखरे छोटे बड़े पत्थर अच्छी खासी रुकावट पैदा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें अलाम खेल की तरफ से 3 गाड़ियां हरकत करती नजर आईं। उन्हें देखते ही पलवशा ने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया। गो इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, मगर वो जरा सा भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। गाड़ियों के गुजर जाने के बाद वो दोबारा चल पड़ी। जल्द ही हम अलाम खेल के मजाफात में पहुंच चुके थे। अलाम खेल से आगे बढ़ने के बाद पलवशा ने गाड़ी को सड़क पर चढ़ाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि हमें खतरा था कि उन्होंने कहीं अंगूर अड्डे से कोई नफरी वगैरह न मंगवा ली हो। अलाम खेल से थोड़ा आगे जाते ही उसने मशवरा चाहा, अब कहाँ जाना है। मैंने कहा, अंगूर अड्डे या रिगज़ई चलते हैं। वो कहने लगी, इसके लिए गाड़ी सड़क पर चढ़ाना पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है। इससे पहले कि वो कोई मुनासिब ढलान देखकर गाड़ी को सड़क की तरफ मोड़ती, हमें दूर से दौड़ती हुई रोशनियां नजर आईं। वो करीबन 4 गाड़ियां थी और अंगूर अड्डे से अलाम खेल की तरफ आ रही थी। पलवशा ने गाड़ी रोककर एक मर्तबा फिर इंजन बंद कर दिया, जबकि मैं आईकॉम सेट के साथ छेड़खानी करने लगा। जल्द ही मुझे दुश्मनों की फ्रीक्वेंसी मिल गई। हम अलाम खेल पहुंचने वाले हैं सरदार। दूसरी तरफ से आवाज आई, जहां रुकने की जरूरत नहीं, सीधा आगे निकलते जाओ। कमांडर दोदा खान 3 गाड़ियां लेकर उनके पीछे गया हुआ है। अपनी 2 गाड़ियां और उनमें मौजूद आदमी धोखे से तबाह हो गए हैं। एहतियात से जाना और इस बार उन खबीसों को बख्शना नहीं। सनोबर खान की आवाज पहचानने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। बाएतमाद लहजे में जवाब मिला, बेफिक्र रहें सरदार, अगर आपको यहाँ कुछ आदमियों की जरूरत है तो मैं एक गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ। वो जो कोई भी था यकीनन उन्हीं गाड़ियों में मौजूद था जो अभी अंगूर अड्डे से अलाम खेल पहुंची थी। सरदार बोला, नहीं, मेरे साथ सुधीर खान और बादशाह गुल मौजूद हैं। ज्यादा बंदों की जरूरत उसे घेरने के लिए पड़ेगी, इसलिए तमाम गाड़ियां साथ ले जाओ, और हाँ, जिंदा लाने की जरूरत नहीं। खबासत भरे लहजे में पूछा गया, वैसे लड़की को चंद दिन जिंदा रखने में क्या हर्ज है। सनोबर खान ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगे शालम खान। उस खबीस को गोली मारते ही पलवशा खान को सीधा यहाँ ले आना। मेरा ख्याल है उस खबीस SS से ज्यादा हक हमारा है। शालम ने मकरू लहजे में कहा, शुक्रिया सरदार। उसी वक्त हमें उनकी गाड़ियों की अकबी रोशनी अलाम खेल से आगे की तरफ हरकत करती नजर आई। पलवशा ने अजीब लहजे में कहा, राजू क्या ख्याल है। मुझे उसकी बात की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगी थी। मैंने कहा, बेवकूफ मत बनो। वो बोली, सिर्फ 2 मुहाफिज उसके साथ हैं, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम उसके पास पहुंच जाएंगे। मैं नीम दिली से बोला, पलवशे, बगैर किसी मंसूबे के सनोबर खान पर हाथ डालना मुनासिब नहीं होगा। वो मुसर रही, राजू, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। मैं ज्यादा देर उसकी बात न टाल सका। मैंने कहा, चलो। खुशी से चहकते हुए उसने गाड़ी सड़क पर चढ़ा दी। शुक्रिया राजू। वैसे लाया अमल क्या होगा। मैंने कहा, उनकी गाड़ियां आ जा रही हैं, बस सीधा हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ चलती जाओ, यूं भी ये उन्हीं की गाड़ी है। उसने मेरी तायद में सर हिला दिया। मेरा इरादा भी यही है। बैठक के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने कैबिन की अंदरूनी रोशनी बुझा दी। जेली खिड़की खोलकर चौकीदार ने बाहर झांकते हुए पूछने की कोशिश की, अंदर जाना है। साइलेंसर लगे ग्लॉक ने उसका फिक्रा पूरा न होने दिया। उसका बालाई धड़ खिड़की से बाहर आ गिरा। मैं जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर निकला। चलो उतरो। पलवशा मेरे कहने से पहले हरकत में आ चुकी थी। उसे अपने अकब में रखते हुए मैं आगे बढ़ गया। सेहन के जुनूब मगरबी और शुमाल मशरकी कोने में 2 बड़े एनर्जी सेवर लगे अंधेरे से बरसरे पेकार थे। अंदर दाखिल होते हुए मैंने चौकीदार की लाश घसीट कर दरवाजे से अंदर की। पलवशा ने अंदर घुसते ही जेली खिड़की बंद कर दी थी।
बैठक के अंदर मुलाजिमों का एक कमरा रोशन था और उसका दरवाजा भी खुला था। ये वही कमरा था जहां पलवशा ने लड़के को कैद किया था। उसके साथ वीआईपी कमरे से भी रोशनी झलक रही थी। इस कमरे में सनोबर खान होगा, मेरे आने से पहले अंदर न जाना। मैंने पलवशा को वीआईपी कमरे की तरफ जाने का इशारा किया और वो सर हिलाते हुए दबे कदमों उस जानिब बढ़ गई, जबकि मेरा रुख सनोबर खान के मुहाफिजों के कमरे की तरफ हो गया। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आई कॉम सेट की खड़खड़ाती आवाज गूंजी। वो हमारी तलाश में निकली हुई पार्टियों की बातें सुन रहे थे। उसके साथ ही उनके हालात हाजरा पर गुफ्तगू भी जारी रही। वैसे मुझे तो शक है कि वो मलिक सकलैन की सड़क पर पहुंचने से पहले ही डम्बरियानी से आगे गुजर गए होंगे। दूसरी आवाज वाले ने कहा, नामुमकिन, इतनी जल्दी वो डम्बरियानी से आगे नहीं जा सकते। मेरे पास उनकी गुफ्तगू सुनने का वक्त नहीं था। एकदम पिस्तौल तानते हुए मैं अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों अपनी क्लैशनकोफें चारपाई के साथ खड़ी करके सिगरेट के कश लगा रहे थे। कमरे में फैली हुई सफेदे की लकड़ी के जलने की बू जाहिर थी कि वो चरस के भरे हुए सिगरेट पी रहे थे। उन दोनों को मैं पहले से जानता था कि वो हर वक्त सनोबर खान के साथ साए की तरह जुड़े रहते हैं। मुझे देखते ही वो उछल कर खड़े हो गए। तुम? हाँ, मैंने सोचा कहाँ कहाँ मेरी तलाश में खार होते रहोगे। चलो मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। हम सनोबर खान की हवेली में पहुंच चुके थे। मैंने पलवशा को वीआईपी कमरे की तरफ जाने का इशारा किया था और वो सर हिलाते दबे कदमों उस जाने बढ़ गई थी, जबकि मेरा रुख सनोबर खान के मुहाफिजों के कमरे की तरफ हो गया था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आईकॉम सेट की खड़खड़ाती आवाज गूंजी। वो हमारी तलाश में निकली हुई पार्टियों की बातें सुन रहे थे। उसके साथ ही उनके हालात हाजरा पर गुफ्तगू भी जारी थी। वैसे मुझे तो शक है कि वो मलिक सकलैन के सड़क पर पहुंचने से पहले ही डम्बरियानी से आगे गुजर गए होंगे। दूसरी आवाज ने कहा, नामुमकिन, इतनी जल्दी वो डम्बरियानी से आगे नहीं जा सकते। मेरे पास उनकी फजूल गुफ्तगू सुनने का वक्त नहीं था। एकदम पिस्तौल ताने हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों अपनी क्लैशनकोफें चारपाई के साथ खड़ी करके सिगरेट के कश लगा रहे थे। कमरे में फैली हुई सफेदे की लकड़ी के जलने की बू जाहिर कर रही थी कि वो चरस के भरे हुए सिगरेट पी रहे थे। उन दोनों को मैं पहले से जानता था कि वो हर वक्त सनोबर के साथ साए की तरह जुड़े रहते हैं। मुझे देखते ही वो उछल कर खड़े हो गए। तो तुम? दोनों के मुंह से बेसाख्ता फिसला। हाँ, मैंने सोचा कहाँ मेरी तलाश में खार होते फिरोगे। चलो मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। सुधीर खान ने चारपाई के साथ खड़ी क्लैशनकोफ की तरफ मोहतात अंदाज में हाथ बढ़ाते हुए इस अंदाज में कहा, चलो सरदार के पास चलते हैं। गोया मैं उनकी दावत ही पर तो वहां पहुंचा था। मैं उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसके क्लैशनकोफ की तरफ बढ़ने वाले हाथ की तरफ पिस्तौल की नाल करके ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ ही एक तेज कर्राह उसकी मुंह से निकली और वो मजरूब हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए दोहरा हो गया। बादशाह गुल ने एकदम झपट कर हथियार उठाना चाहा, मगर क्लॉक की बेआवाज गोली उससे तेज साबित हुई थी। झुकने के बाद वो सीधा नहीं हो सका था और उसी तरह औंधे मुंह गिर गया था। तुम? सुधीर खान ने हकला कर कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं था। तीसरी बार ट्रिगर दबाकर मैंने एक गोली उसकी खोपड़ी में उतारी और मुड़ गया। बरामदे से निकलते ही मुझे पलवशा वीआईपी कमरों के सामने चौकन्ने अंदाज में खड़ी नजर आई। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। इस असना में मैं उसके करीब पहुंच गया था। दरवाजे पर रुककर उसने तस्दीक चाहने वाले अंदाज में मेरी जानिब देखा और मेरे अस्बात में सर हिलाने पर दरवाजे को जोरदार ठोकर रसीद करते हुए अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके साथ ही था। सनोबर खान सोफे पर फैल कर बैठा हुआ था। उसके सामने देसी शराब की बोतल पड़ी थी। एक अध भरा हुआ ग्लास उसने हाथ में थामा हुआ था। हमारे एकदम दाखिल होने पर वो हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर छाई हैरानी से महसूस होते हुए पलवशा तीखे लहजे में बोली, सरदार सनोबर खान वजीर, सुना है आप मुझे यहाँ बुलवा रहे थे। हुक्म करें, क्या काम था? हैरत के पहले झटके से संभलते ही उसके चेहरे पर हैरत की जगह खौफ जाहिर हुआ, मगर उसने हिम्मत करके खुद को बेखौफ जाहिर करने की कोशिश की। जो भी इतने बड़े सरदार को अपने एहसासात छुपाने आते थे। एसएस, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। उसका अंदाज धमकी से ज्यादा शिकवे का था। मैंने कहा, गो सवाल जवाब का वक्त गुजर गया है। इसके बावजूद ईमान से बताओ, धोखा किसने दिया है? क्या जिरगे के बाद मैंने तुम्हारे किसी आदमी को निशाना बनाया? यकीनन तुम्हारा जवाब नफी में होगा। लेकिन तुमने मेरी मंगेतर के साथ क्या किया? वो ढिठाई से बोला, झूठ बकती है। वजीर कौम के नाम पर बदनुमा धब्बा है ये, वरना सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। इसने तुम्हारा सौदा किया और बदले में 15 लाख की खतीर रकम वसूल की। मैं मुस्कुराया, वैसे दाद देना पड़ेगी तुम्हारी ढिठाई की। शायद तुम्हें मालूम ना हो कि ट्रेसी वॉलकर मुझे सब कुछ सच सच बता चुकी है। वो बोला, चलो ऐसा ही है। फिर भी उसके बाद हमारी सुलह हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि ये वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं। वो अपने झूठ पर कायम न रह पाया। मैंने कहा, थोड़ी देर पहले तुम अपने आदमियों को मेरे कत्ल का हुक्म सादिर कर चुके हो और उसके साथ मेरी बीवी के बारे में निहायत घटिया हुक्म दे चुके हो। इस मर्तबा वो अपना एतमाद बरकरार नहीं रख पाया था। बोला, हम सब कुछ भुलाकर नए सिरे से दोस्ती का आगाज कर सकते हैं।
میرا سرد لہجہ اور پلوشا کے غضب بھرے تیور اسے گھگھیانے پر مجبور کر گئے۔ میں نے اطمینان سے کہا اچھا مشورہ ہے، لیکن پلوشا کو یہ مشورہ پسند نہیں آئے گا۔ وہ جلدی سے بولا پلوشا میری بیٹی کی طرح ہے، میں اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ لوں گا۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا چلو مانگو۔ وہ بولا پلوشا میں تمہارے قبیلے کا سردار ہوں، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن یقین مانو تمہارے بھائی اور ماں کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف تمہیں ڈرا رہے تھے، اور دیکھ لو وعدے کے مطابق انہیں رہا بھی کر دیا، اور تمہارا منگیتر بھی زندہ سلامت تمہارے پاس موجود ہے۔ پلوشا بولی صنوبر خان، یہ ہر فرعون کی فطرت میں شامل ہے کہ جب موت کو سامنے پاتا ہے تو سدھرنے کے دعوے شروع کر دیتا ہے۔ قوم کا سردار قوم کی ہر لڑکی کے باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن باپ اپنی بیٹیوں کے کپڑے تو نہیں پھاڑتا، تف ہے تم جیسے گندے باپ پر۔ یہ کہتے ہی پلوشا نے پستول سیدھا کیا۔ صنوبر خان نے دہشت زدہ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا لیے، گویا گولیوں کو روک رہا ہو، مگر گولیاں ایسی ڈھال سے نہیں رکا کرتی۔ پلوشا ترس کھائے بغیر مسلسل ٹریگر دباتی گئی جہاں تک کہ پستول خالی ہو گیا۔ اس کی میگزین میں 6 گولیاں بچی ہوئی تھی، 2 صنوبر خان کے سر اور باقی چھاتی میں لگی۔ اس سے زیادہ دیر پھڑکنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے ساکت ہوتے ہی میں نے کہا پلوشے چلو۔ وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونکتے ہوئے بولی ہاں چلیں۔ ہم باہر نکل آئے اور گاڑی میں بیٹھ کر انگور اڈے کی جانب چل دیے۔ ایک بہت بڑا مرحلہ بخیر و خوبی گزر گیا تھا۔ پلوشے نے اپنے چھوٹے بھائی، ماں اور اپنی ہتک کا بدلہ لے لیا تھا، جبکہ میں نے ایک اور دہشت گرد کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ اب مجھے آگے کا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ گو اب تک میں خود میں اتنی جرت مفقود پاتا تھا کہ پاک آرمی کے کسی ذمہ دار سے رابطہ کروں۔ البرٹ بروک نے میری جس قسم کی ویڈیوز تیار کی ہوئی تھی ان کے مطابق میرے آرمی سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی ایک سازش سمجھی جاتی۔ اب میرے آرمی سے رابطہ کرنے پر لازمی بات ہے، سب سے پہلے مجھ سے یہی مطالبہ کیا جاتا کہ میں گرفتاری پیش کروں، اور جب تک میں اپنی بے گناہی کے ثبوت نہ ڈھونڈ لیتا میری گرفتاری پیش کرنا ممکن نہیں تھا، اور لازمی بات ہے گرفتاری پیش نہ کرنے کی صورت میں مجھے سچ مچ غدار قرار دیا جاتا، اور غدار کے لیے احکام تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ کوئی مناسب لائحہ عمل مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ پلوشا کو گھر چھوڑ کر واپس اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے نکلوں گا، اور ثبوت ملنے کے بعد کسی ذمہ دار سے ملاقات کروں گا۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ میں اپنی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر کے پاس جا کر ساری کہانی منوعاً بیان کر دیتا، لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میرا ویڈیو بیان تھا، جس میں نے کرنل کالن فیلڈ کے پوچھنے پر بڑے جوش و خروش سے پاک آرمی کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے کام کرنے کی حامی بھری تھی۔ اس بیان کے بعد میری ذات حد درجے مشکوک ٹھہرتی تھی۔ مجھے خاموش پا کر پلوشا نے پوچھا چپ کیوں ہو؟ میں نے کہا میرا خیال ہے گھر چلتے ہیں، تمہاری امی جان اور بھائی کو بھی تلگنگ چھوڑاتے ہیں، شادی کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے، بلکہ دوبارہ شادی ہی کر لیتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولی میں اپنی شادی میں ناچوں گی۔ میں نے کہا شرم نہیں آئے گی؟ بولی شرم کیسی، خوشی کے موقع پر عورتوں کے مجمع میں ناچنا عام ہے۔ میں نے کہا مگر دلہن تو نہیں ناچا کرتی۔ وہ ڈھٹائی سے بولی جس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ ناچتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم بس میرے سامنے ناچ لیا کرنا۔ وہ زبان نکال کر مجھے چڑھاتے ہوئے بولی آپ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں ناچوں گی۔ میں نے اسے چھیڑا پھر عورتوں میں بھی نہیں ناچنے دوں گا۔ وہ بولی آپ کون سا وہاں موجود ہوں گے؟ میں نے کہا میں پھپھو کو بتا دوں گا، وہ تم پر نظر رکھے گی۔ وہ بولی انہیں تو میں ایسے ہاتھ میں کروں گی دیکھ لینا، ہر وقت آپ کے کان کھینچیں گی۔ میں نے کہا مار کھاؤ گی۔ وہ بولی کوئی بات نہیں، بس دور نہ جانا، باقی سب برداشت کر لوں گی۔ انگور اڈے پہنچ کر میں نے گاڑی نصر اللہ خان کے گھر کے سامنے روک دی۔ رات کے اس پہر انہیں بے آرام کرنا مناسب نہیں تھا، مگر مجبوری تھی۔ انہیں گھر سے بلا کر میں نے گلی ہی میں کھڑے کھڑے مختصر صورتحال سے آگاہ کیا، اور بیرٹ M107 ان کے پاس چھوڑ کر ہم اجازت لے کر چل پڑے۔ صبح دم ہم وانا پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر نصر اللہ سے ہم نے وانا میں مجاہدین کے ایک ٹھکانے کا پتہ معلوم کیا تھا۔ وہاں گاڑی چھوڑ کر ہم نے پرتکلف ناشتہ کیا، فجر کی نماز پڑھی اور ویگن اڈے جا کر ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راجو ایک بات کہوں، ہم وانا سے نکل کر تھوڑی دور آئے تھے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دھیمے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا منع کس نے کیا ہے؟ وہ بولی ایک کار لے دو، مجھے بہت شوق ہے اپنی کار چلانے کا۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا جہیز میں لڑکیاں کار لایا کرتی ہیں سمجھی؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی آپ کو تو پتا ہے میں کتنی غریب ہوں۔ میں نے کہا مذاق کر رہا تھا چندہ، ایک چھوڑ 2 کاریں لے دوں گا۔ وہ بولی نہیں بس ایک ہی کافی ہے۔ میں مسکرایا 50 لاکھ میں تو 3 کاریں آ جائیں گی۔ وہ بولی بس ہر وقت 50 لاکھ کے تانے دیتے رہتے ہو۔ میں نے کہا تو کیا تمہاری امی 50 لاکھ نہیں لیں گی؟ وہ ہٹ دھرمی سے بولی اب تو ضرور لیں گی اور میں کار بھی لوں گی۔ اور کچھ؟ ویگن پہاڑی رستوں پر چکر کاٹتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ڈرائیور نے کوئی پشتو گیت لگایا ہوا تھا۔ پلوشا ہلکی آواز میں گیت گنگنا رہی تھی اور اس کی مدھر آواز مجھے سپنوں کی دنیا میں کھینچ لائی۔ ٹانک اڈے پر اتر کر ہم نے رکشہ پکڑا اور پلوشا کے گھر کی جانب چل پڑے۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ بس اڈے سے اس کے گھر تک آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ رکشے والے کو فارغ کر کے ہم چھوٹے سے پختہ مکان کی طرف بڑھے اور پلوشا نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد اندر سے ایک زنانہ آواز ابھری کون؟ وہ بولی امی جان میں ہوں پلوشا۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون کے چہرے کے نقوش بالکل پلوشا کی طرح تھے۔
पलवशा फौरन माँ से लिपट गई। माँ ने उसका माथा चूमा। कैसा है मेरा बेटा? पलवशा ने उन्हें मेरी जाने मुतवज्जे किया। बेटा तो आपका ये है माँ जी। वो चौंक कर मेरी जाने मुतवज्जे हुई। उसके साथ ही उनके चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट उभरी। यकीनन मैं अपने बेटे ज़ीशान को देख रही हूँ। मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि पलवशा उन्हें मेरे बारे में बता चुकी थी। मैंने अपना सर उनके नजदीक झुका दिया। जी माँ जी, जीते रहो बेटा। मेरी पेशानी चूम कर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। उसका छोटा भाई भी घर में ही मौजूद था। वो पलवशा से लिपट कर प्यार करने लगा। पलवशा के बाद मैंने उसे बाजुओं में उठाकर उसका नाम पूछा। उसने शर्माते हुए कहा, अदील खान। मैंने कहा, किस क्लास में पढ़ते हो? वो बोला, मैं स्कूल नहीं जाता। उसके जवाब पर पलवशा की जानिब देखा और उसने दुखी अंदाज में सर झुका लिया। वाकई गुर्बत इंसान से बहुत से हुकूक छीन लिया करती है। मैंने उसे नीचे उतार कर चारपाई पर बिठाया। अच्छा, मगर अब तो जाना पड़ेगा। वो दोबारा पलवशा की गोद में चला गया। पलवशा ने वजाहत करना चाहिए, वो असल में। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, मैं सब जानता हूँ। अब ये भी पढ़ेगा और तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश तृष्णा नहीं रहेगी। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ। अब मैं भी किसी की मिल्कियत में आ गई हूँ, कोई ऐसा जो मेरे कहने से पहले मेरी महरूमियों का इजाला कर दे। उसकी माँ शरबत का जग बना कर ले आई। वजीरिस्तान में अच्छी खासी सर्दी थी, मगर डेरा इस्माइल खान के गर्म मौसम में हमें शरबत की ही जरूरत महसूस हो रही थी। पानी पिलाकर वो मेरे सामने ही बैठ गई। उस वक्त जाने पलवशा को माँ ने कोई इशारा किया या वो अपनी मर्जी से ही अपने छोटे भाई को साथ लेकर कमरे से निकल गई। उसके कमरे से निकलते ही जब मेरी सास ने बातचीत शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि पलवशा को उन्होंने ही वहां से जाने का इशारा किया था। वो बोली, बेटा, पलवशा मुझे आपके बारे में सब बता चुकी है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप पलवशा को पसंद करते हैं। हमारे हालात जानने के बावजूद आपने न सिर्फ पलवशा का साथ दिया, बल्कि आपकी वजह से वो कबील खान जैसे मूजी को भी कैफर किरदार तक पहुंचाने में कामयाब हो सकी। यकीन मानो, पलवशा ने मेरी बेटी की बजाय बेटे का किरदार अदा किया है। अब जबकि वो हर जिम्मेदारी से सुबकदोश हो चुकी है तो मैं चाहूंगी कि वो अपने घर की हो जाए। इस बारे में आपने क्या सोचा है? मैंने कहा, बस अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे, शाम तक मेरे घर पहुंच जाएंगे। कल या परसों सादगी से निकाह पढ़ा लेंगे। मेरी बात पर उस सादा खातून का चेहरा खुशी से खिल उठा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मैंने उनकी दुआ पर पुरजोर अंदाज में कहा, आमीन। सुम आमीन कहकर उन्होंने भी अल्लाह पाक की रहमत को पुकारा। मैंने कहा, आप अपना जरूरी सामान समेटें, मैं पलवशा को कह देता हूँ कि वो मालिक मकान को फोन करके यहीं बुलवा ले ताकि उसे चाबियां वापस कर दें। फिर मैं गाड़ी ले आऊंगा, दिन का खाना इंशाल्लाह रास्ते में ही खाएंगे। वो बोली, मकान की चाबियां मालिक मकान को देने की जरूरत क्या है? परसों तरसों तो मैं और अदील वापस आ जाएंगे। मैं हतमी लहजे में बोला, नहीं माँ जी, अब आप दोनों भी हमारे साथ रहेंगे। उसने हिचकिचाहट का इजहार किया, मगर बेटा ये मुनासिब नहीं। मैंने कहा, माँ जी, मैं नहीं चाहता कि पलवशा आप दोनों की वजह से परेशान या दुखी रहे। अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है, यकीनन इकट्ठे रहना हमारी खुशियों को चार चांद लगा देगा। वो बोली, अल्लाह पाक आपको सुखी रखे बेटा। वो जज्बाती अंदाज में दुआएं देने लगी। चले उठे, फिर तैयारी करें। मैं कमरे से बाहर निकला। पलवशा मुझे बावर्ची खाने में मसरूफ नजर आई। अदील भी वहीं एक लकड़ी की चौकी पर बैठा हुआ था। मैंने पूछा, पलवशे, मालिक मकान का फोन नंबर है? वो बोली, हाँ, घर के मोबाइल में सेव तो किया था। मैंने कहा, तो उसे कॉल करके बुलवा लो ताकि मकान की चाबियां उसके हवाले करें। अदील और माँ जी तो पक्के पक्के हमारे साथ जाएंगे। शुक्रगुजारी से भरपूर निगाह मेरे चेहरे पर डालते हुए वो सर हिलाती हुई मोबाइल फोन उठाने चल पड़ी। थोड़ी देर तक मालिक मकान वहां पहुंच गया था। चूंकि पलवशा पहले ही से चंद माह का किराया उसके हवाले कर चुकी थी, इसलिए हमने बस मकान की चाबी उसके हवाले की और बता दिया कि जाते वक्त हम ताला लगाते जाएंगे। मेरे मना करने के बावजूद दोपहर का खाना पलवशा ने तैयार कर दिया था। खाना खाकर मैं उन्हें सामान तैयार करने का कहकर बन्नू अड्डे पहुंच गया। वहां से तलागंग के लिए मैंने 2T कार हायर की और ड्राइवर के साथ वापस पहुंच गया। पलवशा माँ के साथ मिलकर जरूरी सामान समेट चुकी थी, जो 2 पुराने बैगों में ठूस दिया गया था। कार की डिग्गी में सामान का बैग रखकर हम तलागंग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कोई खास वाकया पेश नहीं आया। डेरा इस्माइल खान से तलागंग तक 5.5 घंटों का सफर था। हम दोपहर 5 बजे घर के दरवाजे पर उतर रहे थे। ड्राइवर को फारिग करके मैं सामान के दोनों बैग उठाकर घर में दाखिल हुआ। कई माह के बाद घर लौट रहा था। इस दौरान ना तो अबू जान से फोन पर बात हुई और ना मैं कोई चिट्ठी या खत वगैरह भेज सका था। अबू जान सहन में बिछी चारपाई पर तकिए से टेक लगाए लेटे थे। मुझे देखते ही वो हकीकतन उछल पड़े। चारपाई से उठकर वो हाथ फैलाए हुए मेरी तरफ बढ़े। बावर्ची खाने में बैठी फूफो जान ने भी उन्हें यूं भागते देख लिया था। वो भी बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। शानी पुत्र, मुझे देखते ही फूफो जान ने आवाज लगाई। उस वक्त तक अबू जान मुझे बाहों में समेट चुके थे। अबू जान के बाद फूफो जान भी मुझे वारफ्तगी से मिली। इस दौरान पलवशा और उसकी माँ हमें दिलचस्पी से देखते रहे। ये मेहमान? जज्बात का तूफान थमते ही फूफो ने सवालिया लहजे में पूछा और पलवशा की माँ की जानिब मुसाफे का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, फूफो जान, ये लड़की की माँ है, आप जरा लड़की को देख कर बताएं शादी के लिए कैसी रहेगी। मैंने पलवशा की तरफ इशारा किया। फूफो जान शिश्त रह गई। हाँ,
और फिर पलवशा को देखा जो नफासत से दुपट्टा ओढ़े किसी शहजादी की तरह दिखाई दे रही थी। घर में दाखिल होते ही उसने नकाब उतार दिया। क्या ये सच है? फुप्पो जान ने हकलाते हुए हाथ फैलाए और अगले ही लम्हे पलवशा उनकी मेहरबान आगोश में थी। वो बेसाख्ता उसका मासूम चेहरा चूमने लगी। फुप्पो जान की वारफ्तगी देखते हुए पलवशा और ज्यादा शर्मा गई। आय हाय, इतनी प्यारी लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। फुप्पो जान ने पलवशा को अपने साथ लिपटाए रखा। आए बैठे बहन जी। अबू जान ने पलवशा की माँ को चारपाइयों की तरफ बुलाया और खुद अदील खान को बाजुओं में उठा लिया। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से प्यास बुझाकर हम चाय पी रहे थे। फुप्पो जान तो पलवशा पर सदके वारी जा रही थी। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ कर ला सकता हूँ। रात को खाने के बाद मैंने अबू जान को पलवशा की कहानी सुनाई और साथ ही ये भी बता दिया कि उसकी अम्मी जान और छोटा भाई भी हमारे साथ रहेंगे। अबू जान मेरे फैसले से बहुत खुश थे। उसी रात फुप्पो जान ने झट मंगनी पट ब्याह का हुक्म सादिर कर दिया। अब उन्हें ये तो मालूम नहीं था कि हम दोनों पहले से ही मियाँ बीवी थे। यूं भी ये बताकर मैं उन्हें खफा नहीं कर सकता था। एक मसला ये पैदा हो रहा था कि पलवशा की माँ उर्दू सही तरीके से नहीं बोल सकती थी, जबकि फुप्पो जान और अबू जान को पश्तो नहीं आती थी। फुप्पो जान और पलवशा की माँ गुलनाज के दरमियान पलवशा ही तर्जुमान बनी हुई थी। अगली सुबह मैं अपने दोस्त उवैस के घर की तरफ चल पड़ा ताकि उसे शादी के बारे में बता सकूं। घर से निकलते ही मेरी नजर रेडी वाले पर पड़ी जो ताजा सब्जी सजाए मेरे घर के दरवाजे से 20-25 गज दूर खड़ा था। उसके पास से गुजरते हुए मैंने सरसरी निगाह उसके चेहरे पर डाली, लेकिन उसे पहचान न सका। यूं भी फौजी हजरात अपने गांव के बासियों को कम ही जानते हैं। उससे सब्जी खरीदने वाले एक आदमी को तो मैं जानता था कि वो हमारा पड़ोसी सरफराज साहब था। अलबत्ता दूसरा खरीदार भी मेरे लिए अजनबी था। मैं आगे बढ़ता गया। मेरे घर से 2 गलियां छोड़कर उवैस का घर था। दूसरी गली का मोड़ मुड़ते हुए मैंने बेख्याली में पीछे मुड़कर देखा और रेडी से सब्जी खरीदने वाले को अपने पीछे आता देखा। मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मेरा मुशाहिदा था कि रेडी से सब्जी खरीदने वाले उमूमन उसी मोहल्ले के होते हैं जहां रेडी वाला मौजूद होता है। कोई इतनी दूर से सब्जी खरीदने किसी मुस्तकिल दुकान पर तो जा सकता है, रेडी पर नहीं। लेकिन उसके साथ ही मुझे ये ख्याल आया कि शायद वो इत्तेफाकन वहां से गुजर रहा हो, इसलिए उसने अपने लिए सब्जी खरीद ली हो। मोड़ मुड़कर उवैस की बैठक के करीब पहुंचते हुए मैंने एक मर्तबा फिर पीछे देखा, लेकिन वो सब्जी वाला गायब था। अलबत्ता एक आदमी हाथ में छोटी छोटी किताबों का बंडल उठाए नजर आया। मैंने सर झटक कर उवैस के दरवाजे पर दस्तक दी। उवैस के आने तक किताबें बेचने वाला मेरे पास से गुजर कर आगे बढ़ गया था। उस वक्त उवैस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए। अबे तू जिंदा है? वो बाजू फैलाते हुए मुझसे लिपट गया। मुआनिका करके वो मुझे बैठक के अंदर ले गया। अंदर दाखिल होते ही उसने बैठक की घर की तरफ खुलने वाली खिड़की से अपनी बीवी को आवाज देकर चाय का बताया। उसकी बीवी इरम मुझे अच्छी तरह जानती थी। वो बोला, अब सुनाओ जानी, बहुत अरसे बाद छुट्टी आए हो। तकिया उठाकर मेरी गोद में रखते हुए वो मेरे सामने चारपाई पर बैठ गया। मैं हंसा, बस यार तुम्हारे लिए भाभी ढूंढ रहा था। वो हैरानी से चीख पड़ा, क्या? मैं समझा नहीं। उसी वक्त गली में एक फकीर की सदा सुनाई देने लगी। नामालूम क्यों वो आवाज सुनकर मेरा दिल बेतरह धड़कने लगा। मेरी छठी हिस्स किसी बड़े खतरे की निशानदही कर रही थी। मुझे खामोश पाकर उसने दोबारा आवाज दी, अबे किस सोच में गरक हो गए? मैंने कहा, वो कुछ नहीं, बस कल मेरी शादी है, इस बारे में इत्तला देने आया हूँ। वो बोला, वही तो पूछ रहा हूँ, ये एकदम कैसे? मैंने कहा, इरम बहन की तरह मुझे भी एक पठान लड़की टकरा गई और मैंने फैसला करने में एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने इश्तियाक से पूछा, फलसफा नहीं मोहतरम, मुकम्मल तफसील। और मैं उसे पलवशा के बारे में जरूरी बातें बताने लगा। इसी दौरान इरम बहन चाय ले आई। उवैस पलवशा के तस्करे को बड़े गौर से सुनता रहा। मैंने उसे पलवशा से शादी हो जाने की बाबत भी सच सच बता दिया। मेरी बात खत्म होते ही उसने पूछा, तो अब दोबारा शादी करने का मतलब? मैंने कहा, यार पलवशा की माँ और मेरे घर वाले तो उस शादी से लाइल्म हैं, तो क्यों ना दोबारा शादी करके उन्हें खुश होने का मौका दिया जाए। वो बोला, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं उसके साथ घंटा 1.5 घंटा गपशप करता रहा। इस दौरान मेरे दिमाग में अजीब किस्म के अंदेशे परवरिश पाते रहे। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार आने वाले खतरे से आगाह कर रही थी। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, मगर दरपर्दा किसी तूफान की आमद के आसार निहायत वाज़े थे। उवैस ने जल्द ही मेरी बेतवज्जुही को जान लिया। वो तंजिया लहजे में बोला, शायद काफी देर से आप पलवशा को देख नहीं पाए, इसलिए हर बात के जवाब हाँ हूँ से ज्यादा नहीं दे रहे, इसलिए बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। मैंने कहा, ठीक है, चलता हूँ। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया और सुपहर को मिलने का कहकर अलविदाई मुसाफा करने लगा। गली में निकलते ही मैंने मोहतात अंदाज में दाएं बाएं देखा। सफेद कॉटन का सूट पहने एक आदमी सामने से आता दिखाई दिया। मैंने उसी तरफ जाना था। मैं उसके करीब से गुजरता चला गया। अगली गली में एक सब्जी की रेडी वाला आहिस्ता रवी से जाता दिखाई दिया। मैं तेज रफ्तारी से चलते हुए उसके पास से गुजरता चला गया। चंद कदम आगे जाकर मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं थे। इसके बावजूद मुझे अपने दिल की धड़कनें बेतरतीब होती नजर आईं। मैंने कभी किसी एजेंसी के लिए काम नहीं किया था, मगर उनके तरीक़ेकार से अच्छी तरह वाकिफ था।
نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یا شاید وہ میرے اندر کا خوف تھا جو ہر راہ گیر مجھے ISI کا رکن نظر آ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر اس خیال کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کی، مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ گھر پہنچنے پر مجھے محلے کی کافی خواتین صحن میں بیٹھی نظر آئیں۔ مجبوراً میں بیٹھک میں گھس گیا۔ ابو جان وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پلوشہ کا چھوٹا بھائی عدیل خان ان کے پاس ہی تھا۔ عدیل خان کو بھی پشتو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ ابو جان اس کے لیے نمکو وغیرہ لائے تھے اور وہ ان کے پاس بیٹھا نمکو کھانے میں لگا ہوا تھا۔ میں السلام علیکم کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے ابو جان کہنے لگے، صبح سے کہاں غائب ہو یار؟ نہ تو عدیل خان کی سمجھ میں میری بات آتی ہے اور نہ اس کی باتیں میرے پلے پڑ رہی ہیں، جبکہ پلوشہ بیٹی بہت اچھی اردو بولتی ہے، بلکہ آج صبح تو اس نے مجھ سے پنجابی میں بھی بات چیت کی۔ میں نے کہا بتائیں پھر کیسی بہو ڈھونڈ کر لایا ہوں؟ ابو جان نے منہ بناتے ہوئے کہا بس زندگی میں یہی ایک اچھا کام کیا ہے، اور میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسی وقت پھپھو جان نے اندر آ کر کھانے کا پوچھا۔ میں نے کہا پھپھو جان بھجوا دیں، اور خود زحمت نہ کرنا، گھر میں کوئی اور بھی تو موجود ہوگا۔ وہ بولی اور کون ہے گھر میں؟ اب دلہن بیٹی تو تمہیں کھانا دینے آ نہیں سکتی۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ مارا، ٹھیک ہے آپ ہی لے آئیں۔ پھپھو جان دو ٹوک لہجے میں بولی، مہینہ بھر تو میں دلہن کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھپھو جان، اسے چڑھا لو سر پر، مگر بعد میں مجھے گلا نہ کرنا۔ وہ بولی شانی میں پلوشہ بیٹی کے خلاف بات نہیں سنوں گی۔ میں نے کہا چلو جی، اپنی تو قسمت ہی پھوٹ گئی جو اس لڑکی کو شادی کے لیے لے آیا۔ پھپھو جان ہنستی ہوئی بیٹھک سے باہر نکل گئیں۔ ابو جان بھی قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ میں نے کہا ابو جان دیکھ لی اپنی بہو کی حرکت، ایک ہی دن میں پھپھو جان کو مجھ سے چھین لیا، پتہ نہیں آگے کیا کرے گی۔ وہ بولے ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی تمہاری پھپھو۔ ابو جان نے بھی پھپھو کی طرفداری میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے منہ بنایا، یک نہ شدھ دو شدھ۔ وہ بولے ہم تو بھائی ترسے ہوئے تھے بہو کے لیے، اب اتنی پیاری بہو اللہ پاک نے جھولی میں ڈال دی ہے تو یقیناً اسی کی طرفداری کریں گے۔ میں پلوشہ کے چھوٹے بھائی کو مخاطب ہوا، عدیل خان تم سناؤ کب اسکول جانا ہے؟ وہ معصومیت سے بولا، لالا آپ جب کہیں۔ میں ابو جان کو اس کے اسکول میں داخلے کا بتانے لگا۔ اسی اثناء میں پھپھو جان کھانا گرم کر کے لے آئیں اور ہم کھانے کو جڑ گئے۔ کھانے کے بعد پھپھو جان میرے سر ہو گئیں کہ انہیں شاپنگ کے لیے شہر لے جاؤں، اور میں ٹیکسی کروا کر انہیں شہر لے آیا۔ عدیل خان کو بھی میں نے ساتھ لے لیا تھا۔ اس دوران ہر لمحہ یہی احساس میرے ساتھ رہا کہ میں اندیکھی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ اگر میرا گمان صحیح تھا تو میرے بھاگنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے وقتی طور پر ان تکلیف دہ احساسات کو دور چھٹکا۔ پھپھو جان نے زیادہ تر خریداری پلوشہ کے لیے کی تھی، درجن بھر سوٹ، جیولری، جوتے، میک اپ کا سامان اور بھی جانے کیا کیا۔ پلوشہ ایک ہی دن میں پھپھو جان کے دل پر قابض ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی شوخ، چنچل اور دل موہ لینے والی۔ شام کی اذان تک ہم واپس لوٹ آئے تھے۔ پلوشہ کی فرمائش کے مطابق میں نے سونے کے کنگن بھی خرید لیے تھے۔